उसका असली नाम एडेलिन बोमन ही है। वो बहुत ही ग्रेसफुल, समझदार और बेहद क्लासिक है। उसकी खूबसूरती जैसे वक्त के पार है। फिलहाल वह जेनी के नाम से जानी जाती है। दरअसल उसने पिछले कई दशकों में कई झूठे नाम रखे हैं, क्योंकि एडेलिन का जन्म 1908 में हुआ था। जवानी के दिनों में उसने एक बहुत ही हैंडसम इंजीनियर से शादी की थी और उनकी एक बेटी भी हुई जिसका नाम फ्लेमिंग था। एक दर्दनाक हादसे में उसके पति की जान चली गई। कुछ समय बाद एक ठंडी रात में बर्फीली सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए एडेलिन की कार एक पुराने पुल से टकराकर बर्फीली नदी में गिर गई। उसके शरीर का तापमान तेजी से गिरने लगा। उसकी धड़कनें रुक गई। कुछ मिनटों बाद कार पर बिजली गिरी। बिजली के उस झटके से उसकी दिल की धड़कन फिर से शुरू हो गई। उस पल के बाद 29 साल की उम्र में एडेलिन की उम्र बढ़नी एकदम रुक गई। उस शाम के बाद से साल गुजरते गए, पर वो वैसी की वैसी ही रही। एडेलिन ने अपनी इस हालत पर कई सालों तक रिसर्च की, इस उम्मीद में कि शायद कोई लॉजिकल जवाब मिल जाए। आखिरकार उसने अपनी इस सच्चाई को अपना लिया। लोगों के सामने वो अपनी जवानी का राज, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को बताती और शक से बचने के लिए जो भी जरूरी होता वो करती। लेकिन फिर भी मुश्किलें आ ही जाती थी। एक पुलिस ऑफिसर ने जब देखा कि उसके पेपर्स उसकी उम्र से मेल नहीं खाते, तो उसने उसकी पहचान पर सवाल उठाए। खुद को छुपाने की कोशिश में उसने गायब होने की कोशिश की। उसे इंटरोगेशन के लिए हिरासत में ले लिया गया। खुशकिस्मती से जब गार्ड्स का ध्यान भटका तो वो वहाँ से बच निकली। अगली सुबह उसने एक बहुत ही दर्दनाक फैसला लिया। वो अपनी जवान होती बेटी को छोड़कर यूरोप भाग गई। फ्लेमिंग को बचाने और खुद को किसी भी खतरे से दूर रखने का यही एक तरीका था। उस समय के बाद से एडेलिन ने एक बंजारे जैसी जिंदगी जी। शक से बचने के लिए वो हर 10 साल में अपना नाम और घर बदल लेती। अब 2014 की बात करें तो एडेलिन अपने प्यारे से पालतू कुत्ते के साथ एक अपार्टमेंट में चुपचाप अपनी जिंदगी जी रही है। एक शाम उसका एक पुराना दोस्त उसे एक पार्टी में बुलाता है। वो बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसी वो सालों से दिखती आ रही है। वहाँ किसी को अंदाजा भी नहीं है कि उस रात वह अपना 106वां जन्मदिन मना रही है। पार्टी में एडेलिन का ध्यान कुछ देर के लिए दीवार पर लगी एक पेंटिंग पर जाता है। अंदर जाते ही सबकी नजरें उसी पर टिक जाती है। कई लड़के उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक सदी से भी ज्यादा पुरानी जिंदगी देख चुकी एक औरत के लिए उनका वो ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ही बनावटी और बोरिंग लगता है। अपनी समझदारी और गहरी सोच से वो अनजाने में ही उन लड़कों को बेवकूफ साबित कर देती है। सच कहूँ तो 106 साल जीने के बाद ऐसी बहुत कम चीजें होती हैं जो उसे हैरान कर सके। तभी उस भीड़ में एक खास इंसान उसका ध्यान खींचता है। उसके बात करने और रहने के तरीके में एक अलग ही करिश्मा है। दोनों की नजरें मिलती हैं और कुछ तो बदलता है। लेकिन इससे पहले कि बात आगे बढ़े, एक लड़की आती है और उसे गले लगा लेती है। एडेलिन के चेहरे पर छाई हल्की सी मायूसी छुप नहीं पाती। जब वो वहाँ से जाने का फैसला करती है तो वही आदमी उसके साथ लिफ्ट में आ जाता है। उसका नाम एलिस है। वो शांत और कॉन्फिडेंट लगता है, लेकिन उसके बात करने के तरीके में एक अजीब सी सच्चाई है। उस शाम पहली बार एडेलिन मुस्कुराती है। फिलहाल वो अपने नए बदले हुए नाम जेनी का इस्तेमाल कर रही है। एलिस उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो लड़की उसकी डेट नहीं थी, लेकिन एडेलिन को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वह उसे अपना फोन नंबर दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। अगले दिन एडेलिन अपनी बेटी फ्लेमिंग से मिलने जाती है। कई दशक बीत चुके हैं और फ्लेमिंग अब एक बूढ़ी औरत बन चुकी है। अनजान लोगों के लिए अपनी बेटी से छोटी दिखने वाली माँ अजीब लग सकती है, लेकिन उनका रिश्ता बहुत सच्चा और इज्जत से भरा है। उसी दिन बाद में एडेलिन के काम करने की जगह यानी लाइब्रेरी में कोई किताबों का एक बड़ा सा कलेक्शन डोनेट करता है। वो डोनेशन देने वाला कोई और नहीं बल्कि एलिस निकलता है। ये साफ था कि उसके आसपास रहने का ये उसका अपना प्लान है। भले ही ये उनकी दूसरी मुलाकात है, लेकिन एडेलिन अब भी खुद को बचा कर रखती है। यहाँ तक कि जब एलिस उसे किसी नई जगह ले जाने का वादा करता है, तब भी वो कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाती। आखिरकार वो इशारा करता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो अपना डोनेशन वापस ले लेगा। न चाहते हुए भी लाइब्रेरी की खातिर वो उसके साथ डेट पर जाने के लिए हाँ कर देती है। एडेलिन ये देखकर हैरान रह जाती है कि एलिस सच में उसे कुछ नया दिखाने में कामयाब हो जाता है। वह उसे सोने की खदान की एक पुरानी टनल में ले जाता है। एक सदी से भी ज्यादा जीने के बावजूद ये एक ऐसी जगह है जो उसने कभी नहीं देखी थी। इस ट्रिप का ये अनोखापन धीरे धीरे एडेलिन के दिल की दीवारें तोड़ने लगता है और वो उसके सामने खुलने लगती है। जैसे ही शाम ढलती है, एडेलिन बातों बातों में बताती है कि वो जल्द ही कहीं और शिफ्ट होने वाली है। पजेसिव होने के बजाय एलिस एकदम रिलैक्स रहता है। अगली शाम वे फिर से एलिस के घर पर मिलते हैं। वहाँ का माहौल बहुत ही कोजी और रोमांटिक होता है। वो खुद अपने हाथों से डिनर बनाता है और वाइन पीते हुए कई तरह की बातें करता है, जैसे कि अपने पिता के बारे में जो एक एस्ट्रोनॉमर है और तारों की पढ़ाई करते हैं। बातों ही बातों में वो बताता है कि उसने पहली बार उसे तब देखा था जब वो फ्रेंच में एक किताब पढ़ रही थी। उस खास पल ने उसके दिल पर एक गहरी छाप छोड़ी थी। एडेलिन बात को टालने की कोशिश करती है और कहती है कि वो किताब तो बस शुरुआत करने वालों के लिए एक बेसिक सी किताब थी। जैसे जैसे रात आगे बढ़ती है, उनकी बातें और गहरी होती जाती है और आखिर में वो दोनों साथ में रात गुजारते हैं। अगली
सुबह एडेलिन अपने काम का बहाना देकर सूरज उगते ही वहाँ से निकल जाती है। बाद में एलिस एक पुर्तगाली क्लाइंट के साथ एक डील फाइनल करने में अटका होता है। अचानक एडेलिन वहाँ आती है और बड़ी ही आसानी से उसी भाषा में बात करके उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। कॉल खत्म होते ही वो उसे फोन वापस थमाती है और इससे पहले कि एलिस कुछ और पूछ पाए वहाँ से निकल जाती है। इस वाक्य के बाद एलिस की उत्सुकता और उसके लिए दीवानगी और भी बढ़ जाती है। जब एडेलिन घर पहुँचती है तो देखती है कि उसका पालतू कुत्ता बीमार है। वेटरिनेरियन बताता है कि कुत्ते की किडनी फेल हो गई है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा टूट जाती है और दुखी हो जाती है। कुछ ही देर बाद एलिस खून लेकर उसके अपार्टमेंट में आता है। अच्छा महसूस करने के बजाय एडेलिन घबरा जाती है। किसी के करीब जाने का वो पुराना डर फिर से लौट आता है और वो उससे दूर जाने का फैसला कर लेती है। वो फ्लेमिंग से मिलने जाती है जो बड़े प्यार से एडेलिन की लव लाइफ के बारे में बात करती है। फ्लेमिंग चाहती है कि उसकी माँ एक नॉर्मल जिंदगी जिए, बार बार भागने की बजाय लोगों से प्यार करे। जो लोग कभी उसके राज के पीछे पड़े थे वे अब बहुत पहले ही जा चुके हैं। आखिरकार एडेलिन मान लेती है कि उसे कोई मिल गया है। जब फ्लेमिंग को पता चलता है कि उसने एलिस के साथ कैसा बर्ताव किया है तो वो काफी नाराज होती है। आखिर में एडेलिन माफी मांगने और एलिस से फिर से बात करने के लिए मान जाती है। अगली रात वो उसे सॉरी बोलने के लिए उसके पास जाती है। एलिस अब इमोशनली थोड़ा ज्यादा जुड़ा हुआ लगता है जो उसके गहरे प्यार को दिखाता है। इस बार एडेलिन उसी की पुरानी चाल चलती है। वो उसे एक ऐसी जगह ले जाने का वादा करती है जहाँ वो पहले कभी नहीं गया। एलिस हाँ कह देता है। वह जगह एक विंटेज म्यूजियम है जो शुरुआत में उसे काफी बोरिंग लगता है, लेकिन जैसे ही प्रेजेंटेशन शुरू होता है माहौल बदल जाता है। इस बार एडेलिन अपनी जिंदगी के बारे में इतना कुछ शेयर करती है जितना उसने पहले कभी नहीं किया था। इत्तेफाक से उसी हफ्ते उसके माता पिता की शादी की 40वीं सालगिरह होती है और वह एडेलिन को भी अपने साथ चलने के लिए इनवाइट करता है। उनके घर पहुंचने पर उनका बड़े प्यार से स्वागत किया जाता है, लेकिन जैसे ही एलिस के पिता अंदर आते हैं माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। एलिस उसे जेनी कहकर मिलवाता है पर विलियम के मुंह से अचानक एडेलिन निकलता है। कुछ पलों के लिए वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। उस टेंशन को कम करने की कोशिश करते हुए एडेलिन कहती है कि एडेलिन उसकी माँ का नाम था। विलियम अंदर तक हिला हुआ लगता है और बताता है कि वो बहुत पहले इस नाम की एक औरत को जानता था। उसे याद आता है कि वो लंदन में एडेलिन से तब मिला था जब उसकी कार खराब हो गई थी। एक इंजीनियर होने के नाते उसने कार ठीक करने में मदद की थी। उस छोटी सी मुलाकात ने उनके बीच एक कनेक्शन बना दिया था और यहीं से उनकी कहानी शुरू हुई थी। अगली सुबह पूरा परिवार फिर से एक साथ बैठता है। एलिस बताता है कि उसकी एडेलिन से पहली मुलाकात कैसे हुई थी। अपने पति को इन बातों में इतनी दिलचस्पी लेते देख विलियम की पत्नी को भी जानने की चाहत होती है और वो पूछती है कि सालों पहले वो किसी एडेलिन से कैसे मिला था। जैसे विलियम बताता है वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसा उसके बेटे ने उसे डिस्क्राइब किया था, एकदम अलग और बहुत ही ज्यादा समझदार। उसे 4 अलग अलग भाषाएं फर्राटेदार बोलनी आती थी। विलियम की पत्नी मानती है कि जिस तरह से वो अपने बीते हुए कल के बारे में बात कर रहा है उसे जलन हो रही है। खुशकिस्मती से विलियम को ये बात तुरंत समझ आ जाती है और वो प्यार से माफी मांगते हुए उसे गले लगा लेता है, जिससे कमरे का माहौल फिर से हल्का हो जाता है। उस शाम पूरा परिवार एक ट्रिविया गेम खेलता है। अपनी जबरदस्त नॉलेज की वजह से अक्सर विलियम ही जीतता है। सवाल बहुत ही अलग अलग तरह के और काफी मुश्किल होते हैं, लेकिन एडेलिन के लिए उनमें से कुछ भी मुश्किल नहीं होता। वो बड़ी ही आसानी से हर सवाल का जवाब दे देती है। एलिस का परिवार ये सब देखकर हैरान रह जाता है और उसकी इस होशियारी से काफी इम्प्रेस होता है। अगली रात जब एलिस बिजी होता है तो एडेलिन अकेले ही गार्डन में चली जाती है। वहाँ वो देखती है कि विलियम चुपचाप तारों को निहार रहा है। वे आसमान और तारों के बारे में बात करने लगते हैं और बातों ही बातों में एडेलिन पूछती है कि एक स्टार प्रोजेक्ट का नाम उसकी माँ के नाम पर क्यों रखा गया है। विलियम उसे बताता है कि वो प्रोजेक्ट उस प्यार की निशानी है जो सालों पहले परवान चढ़ने ही वाला था। उसने एडेलिन से शादी करने का मन बना लिया था। जिंदगी भर उसका साथ मांगने के लिए उसने एक अंगूठी भी ले ली थी, लेकिन वो बिना कुछ कहे अचानक गायब हो गई। वहाँ से जाने से पहले एडेलिन चुपके से कहती है कि उसकी माँ भी उससे बहुत प्यार करती थी, हालांकि असल में वो खुद के बारे में ही बात कर रही होती है। बाद में जब वे अकेले होते हैं तो एलिस एडेलिन से अपने दिल की बात कहता है, लेकिन इस बार वो थोड़ी कटिकटी सी लगती है। वो कहती है कि वो अभी ये सब सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगले दिन सब कुछ नॉर्मल लगता है। एडेलिन और एलिस साथ में वक्त बिताते हैं, लेकिन जब विलियम की नजर उसके बाएं हाथ के निशान पर पड़ती है तो वो ठिठक जाता है। उस निशान को देखकर वो परेशान हो जाता है। वो भागकर स्टोर रूम में जाता है और पुरानी चीजों में कुछ ढूंढने लगता है। उसे वो पुरानी बातें याद आने लगती है जब जंगल में हुए एक एक्सीडेंट के बाद उसने खुद एडेलिन के हाथ में टाके लगाए थे। वहाँ मिली एक पुरानी फोटो उसके शक को यकीन में बदल देती है। विलियम तुरंत एडेलिन की कार के पीछे जाता है। वो उसे रोकता है और उससे सच उगलवाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि वो निशान ही सबूत है, उसने खुद वो टाके लगाए थे। एडेलिन अब और नाटक नहीं कर पाती। वो बुरी तरह रोने लगती है और
माफी मांगती है। वो मान लेती है कि वो दुनिया को अपनी सच्चाई दिखाने से डरती रही है। उसे डर है कि कहीं वो कोई रिसर्च का सब्जेक्ट बनकर ना रह जाए। उसे डर लगता है कि लोग उसे किसी अजीबोगरीब चीज की तरह देखेंगे। दुनिया से अलग होने का जो हमेशा के लिए अंजाम होगा, उससे वो खौफ खाती है। उसका ये डर देखकर विलियम को गुस्सा नहीं आता। इसके बजाय वो बड़े प्यार से उससे कहता है कि अब भागना बंद कर दो, सिर्फ एलिस के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए। फिर भी एडेलिन इस सच का सामना नहीं कर पाती। वो मुड़ती है और एक बार फिर भाग जाती है। विलियम उसके पीछे जाकर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो बच निकलती है। जब एलिस आता है तो उसे एडेलिन का छोड़ा हुआ एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वे साथ नहीं रह सकते। इस अचानक अलविदा से वो बुरी तरह टूट जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। वो सीधा अपने पिता के पास जाता है ताकि उसे कोई जवाब मिल सके, लेकिन विलियम उसे सब कुछ नहीं बता पाता। वो बस एलिस से कहता है कि बिना देर किए फौरन उसके पीछे जाए। शहर से बाहर गाड़ी चलाते वक्त एडेलिन की कार एक ट्रक से टकरा जाती है, जिससे कार सड़क से नीचे जा गिरती है। उस रात बर्फ गिर रही होती है और वो जमा देने वाली ठंड हालात को और भी बदतर बना देती है। उसके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन काफी धीमा हो जाता है और वो अनजाने में ही एक बहुत ही क्रिटिकल हालत में पहुंच जाती है। कई घंटों बाद एलिस आखिरकार उसे ढूंढ लेता है। उस वक्त तक उसके दिल की धड़कन रुक चुकी होती है। उस रात 107 साल की उम्र में एडेलिन को ऑफिशियली मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया जाता है। 2 घंटे बाद मेडिकल स्टाफ उसे बचाने की एक आखिरी कोशिश करता है और चमत्कार होता है, उसका दिल फिर से धड़कने लगता है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और आखिर में उसे होश आ जाता है। एलिस को लगता है कि पिछली रात उसने जो अपने प्यार का इजहार किया था उसी वजह से वो भाग गई थी, लेकिन एडेलिन कहती है कि वजह वो नहीं थी। अब वो मान लेती है कि वो भी उसके लिए वैसा ही फील करती है और आखिरकार वो राज खोल देती है जिसे उसने सालों से छुपा कर रखा था। कुछ ही देर में फ्लेमिंग भी वहाँ पहुँच जाती है। पहले तो वो मजाक में एलिस के सामने एडेलिन की दादी बनने की एक्टिंग करती है, लेकिन जब वो देखती है कि एलिस को पूरा सच पता चल गया है तो माहौल काफी इमोशनल हो जाता है। वो उसे गले लगा लेती है और उनकी इस अजीब सी दुनिया में उसका स्वागत करती है। 1 साल बीत जाता है और जिंदगी बदल चुकी है। एडेलिन अब अपने एक नए पालतू कुत्ते के साथ बड़ी शांति से रह रही है। एक रात जब वो एक गाला के लिए तैयार हो रहे होते हैं तो एडेलिन अपना बैग लेने वापस कमरे में जाती है। शीशे के पास से गुजरते हुए कुछ उसका ध्यान खींचता है। लगभग 1 सदी में पहली बार उसे अपना एक सफेद बाल नजर आता है। ये एक ऐसा इशारा था जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। उसकी उम्र अब फिर से बढ़ने लगी थी। Please like and subscribe.